हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट। क्या है हमारा काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट? काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट इज द phenomenon in which effect of an inert electrolyte on the rate of reaction between ions is studied। जब हमारा आयंस के बीच में रिएक्शन होता है तो उस पर आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का क्या इम्पैक्ट होता है, इस फिनोमिनन को हमने कहा काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट। और जो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जो इफेक्ट है ये दो तरह का होता है, प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट और सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन आयंस डिपेंड अपॉन द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन एंड चार्जेस एंड द चेंजेस विद द आयनिक स्ट्रेंथ इन ए मैनर डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस ऑफ द रिएक्टिंग आयंस। जो रेट कांस्टेंट है इस तरह के रिएक्शंस का जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर देगा। एक तो सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ क्या है, दूसरा क्या है आपका जो आयनिक स्ट्रेंथ में जो चेंज आएगा किस वजह से आएगा, जो मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका वो, कि उसके ऊपर रिएक्टिंग आयंस के ऊपर चार्ज किस तरह का है। तो इस तरह के इफेक्ट को हमने कहा प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट। द रिएक्टिंग आयंस फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन इक्विलिब्रियम विद द रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये हमारा क्या है, रिएक्टिंग आयंस जो है आपके मिलके क्या बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और उससे फिर हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हमारे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में है, रिएक्टेंट मिलके पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आयंस के केस में भी सेम होता है, इसी तरह से है। द रिएक्टिंग आयंस फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन इक्विलिब्रियम विद द रिएक्टेंट। जो हमारा आयनिक कॉम्प्लेक्स बना वो किसके इक्विलिब्रियम में है, रिएक्टेंट के। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। वही जैसे हमारा उसमें जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में होता है कि रिएक्शन का रेट हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितना डिसोशिएट होकर प्रोडक्ट बनाएगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सेम इसमें भी ऐसा ही है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। दस आयनिक रिएक्शन बिटवीन ए जेड ए उसके ऊपर चार्ज है एंड बी जेड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड है। इस तरह से हमने एक इक्वेशन ही है हमारे लिए जहाँ पे दो रिएक्टेंट ने मिलकर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर उसके डिसोसिएशन से हमारा प्रोडक्ट बना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो के स्टार क्या हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या है हमारा K1/K2, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन का हमारा रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जहाँ पे ए बी और ए बी क्या है, एक्टिविटी है ए की, ए बी की और ए बी की। ए और बी तो क्या है हमारा रिएक्टेंट, ए बी क्या हो गया हमारा जो प्रोडक्ट बनी। लेकिन जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है हमारी, एक्चुअल कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो ए इज इक्वल टू सी इनटू एफ। सी क्या है, कंसंट्रेशन है, एफ है एक्टिविटी कोफिशिएंट आपका। तो अब इस यदि हम इस रिलेशन के हिसाब से देखें कि एक्टिविटी क्या होगी, एक्चुअल कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट, तो इस ए की जगह हम क्या रख लेंगे, सी इनटू एफ। तो इक्वेशन को इसी तरह से आपका अरेंज करेंगे। के स्टार इज इक्वल टू, अब जो ए की जगह हम क्या रखेंगे, सी इंटू एफ। तो इसी तरह से हमने इक्वेशन कर ली, सी ए बी अपॉन सी ए इंटू बी इंटू एफ ए बी अपॉन एफ ए इंटू एफ बी। अब यहाँ से क्या है, हम सी ए बी की आपकी कंसंट्रेशन किसकी, जो आपका प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है उसकी हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो हमने सी ए बी निकाला, ये हमारा निकल के आया। नाउ अकॉर्डिंग टू एसीटी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे देते हैं, आपके जो है कंसंट्रेशन इनटू फ्रीक्वेंसी फैक्टर एफ जो हमने निकाला था, ये जो है प्रीवियस वीडियो में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारा रिलेशन कैसे आता है। आर इज इक्वल टू सी ए बी इंटू आर टी बाय एन एच। ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये इंटू कंसंट्रेशन इंटू फ्रीक्वेंसी फैक्टर। आर हो गया हमारा ये सी ए बी इंटू आर टी अपॉन एन एच। अब इस इक्वेशन में हम क्या है, सी ए बी की वैल्यू उठा के रख लेंगे। तो हमारी क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी, आर इज इक्वल टू आर स्टार सी ए इंटू सी बी एफ ए इंटू एफ बी अपॉन एफ ए बी आर टी इंटू एन एच। अब रेट जो हमारा रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रही है उसके कन्वर्जन का क्या रेट होगा हमारा, रेट इज इक्वल टू के सी ए इंटू सी बी, क्योंकि हमारा जितना रिएक्टेंट होगा मतलब उतना ही तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हमने हटा के के लगा दिया। अब यदि हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने लगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू हमारी, ये वैल्यू हमारी के की आ जाएगी। अब ये हमारा आ गया के इज इक्वल टू के स्टार आर टी एन एच इंटू एफ इंटू एफ बी अपॉन एफ ए बी।
अब आपका ये CA/CB की वैल्यू जो है ऊपर नीचे से हमारी कैंसिल हो गई जब हमने इक्वेशन को इक्वेट किया। अब हम सपोज कर लेंगे इस K स्टार RTNH को हम इसकी जगह हम रख लेंगे K नोट। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, K इज इक्वल टू K नोट FA इंटू FB अपॉन FAB। अब दोनों साइड का इक्वेशन का लोग ले लेंगे, तो लोग लेके हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। According to Debye-Huckel theory, the activity coefficient F of an ionic charge is related to ionic strength of dilute solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड by the relation। ये Debye-Huckel ने एक रिलेशन दिया था कि आपका जो है एक्टिविटी जो है वो आयनिक चार्ज से, आपका आयन के चार्ज से और आयनिक स्ट्रेंथ से हमारे किस तरह से रिलेटेड होती है। तो इस तरह के रिलेशन से रिलेटेड होती है माइनस के log F इज इक्वल टू 0.51 Z का स्क्वायर। Z क्या है, हमारा आयनिक चार्ज है, म्यू क्या है उसकी, ये हमारी क्या हो गई आपका उसकी आयनिक स्ट्रेंथ। अब इक्वेशन नंबर 5 को इसी रिलेशन के हिसाब से हम लिख लेंगे, कैन बी रिटन एज। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, आपका log K इज इक्वल टू आपका जो ये log F, ये जो हमारा log FAFB जो हमारा ये आ रहा है आपका, इसे हम क्या है इस रिलेशन के हिसाब से लिख लेंगे। तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसे हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी log K इज इक्वल टू log K नोट माइनस के 0.51 म्यू माइनस के 2ZA इंटू ZB। अब ये हमारी इक्वेशन हमने फर्दर सॉल्व की तो इस तरह की इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन को हमने कहा ब्रॉन्स्टेड-बेजेरम इक्वेशन। अब यदि हम इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो हमारे पास 3 केस अराइज हो सकते हैं। ये दो हमारे चार्ज स्पीशीज हैं A और B, या तो दोनों नेगेटिवली चार्ज हो, या दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो, या दोनों के ऊपर कोई चार्ज ना हो, 0। तो यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमें क्या है इस तरह का ग्राफ प्लॉट, इस तरह का प्लॉट मिलेगा। जब हमारा दोनों का चार्ज 0 है तब हमें क्या है इस तरह का स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और आपका जब हम दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस तरह का लीनियर ग्राफ मिलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आपका जो है log K अपॉन K नोट के साथ इंक्रीज होगा, नेगेटिव होगा तो वो उसके साथ डिक्रीज होगा। किसके साथ आपका, तो ये हमारा जो क्या आयनिक स्ट्रेंथ और log K अपॉन K नोट आपका इस तरह से आपका जो है रिलेटेड है, और इस तरह से उनका जो चार्ज है आपका आयनिक स्पीशीज के ऊपर, उनका प्लॉट हमारा किस तरह से आएगा। द प्लॉट बिटवीन log K अपॉन K नोट एंड म्यू विल बी लीनियर एंड द स्लोप ऑफ दीज लाइन गिव्स द वैल्यू ऑफ ZA एंड ZB, और इनके जो स्लोप से हम ZA और ZB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये था हमारा प्राइमरी। अब हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट क्या है। दिस इफेक्ट इज इन्वॉल्व इन कैटालाइटिक रिएक्शंस। कैटालाइटिक रिएक्शंस में हम इस तरह के इफेक्ट को देखते हैं। एंड दिस इफेक्ट इज नेग्लिजिबल इफ द कैटालाइटिक एक्टिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। और ये हमारा इफेक्ट तब नेग्लिजिबल हो जाता है जब कैटालाइटिकली एक्टिव जो आयंस हैं वो किससे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं। दिस इफेक्ट बिकम important if the ions are produced by dissociation of a weak electrolyte। और ये इफेक्ट तब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आयंस हमारे कैसे बनते हैं, बाय द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यदि स्ट्रॉन्ग से बन रहे हैं तो वो नेग्लेजिबल है, और वीक से बन रहे हैं तब उन्हें हम आपका कंसिडरेशन में लेंगे। Consider the catalytic effect of H plus which are produced by a mixture of weak acid and its salt at a definite concentration। हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक इफेक्ट हम कंसिडर करेंगे किसका, H प्लस का, और जो किससे बन रहा है, बाय ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट्स, मतलब बफर बन जाता है ये हमारा। क्योंकि हमने अभी देखा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही इसका इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट होता है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हो तो उस केस में इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। तो हमने वीक ही कंसिडर किया, वीक एसिड और उसका सॉल्ट। अब उसमें हम कैटालाइटिक इफेक्ट देखेंगे H प्लस आयन का। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हमने निकाला, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, Ka इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ H3O प्लस इंटू एक्टिविटी ऑफ A नेगेटिव अपॉन एक्टिविटी ऑफ HA। चूँकि H2O जो हमने यूनिटी ले लेते हैं, चूँकि जो चीज़ हमारी एक्सेस में है उसे यूनिटी हम ले लेते हैं, यूनिटी कंसिडर कर लेते हैं। अब सिंस ये हमने भी पढ़ा कि एक्टिविटी क्या होती है, कंसंट्रेशन इंटू आपका क्या है एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो आपका इस Ka को हम इस हिसाब से इसी के हिसाब से लिख लेंगे। A क्या है हमारा CN2F, तो इसे हम इक्वेशन को लिखें तो हमारी इस तरह से इक्वेशन करके आ जाएगी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, Ka आपका इंटू HA और Ca नेगेटिव ये हमने एक तरफ कर लिया, ये वाला उठा के हमने फैक्टर, ये वाला हमने ये आपका H3O प्लस को हमने क्या किया, आपका इधर अरेंज कर लिया। तो हमारी इक्वेशन क्या है, इस तरह से हमारी इक्वेशन रीअरेंज होकर हमारी इक्वेशन हमें मिल जाती है।
वी नो दैट द pH ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, जिसे हमने बफर कहा, बफर हो जाता है वीक एसिड और उसका सॉल्ट सॉल्यूशन, इज कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या मतलब उसके कोई इंपैक्ट नहीं होता हमारे पीएच का, कोई उस पर जो है वेरिएशन का कोई इंपैक्ट नहीं होता। पीएच बेसिकली क्या है, आपका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है बेसिकली पीएच। तो हमने इस तरह, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा, चूंकि आपका बफर पे कोई पीएच का वेरिएशन का इंपैक्ट नहीं होता, तो इसी वजह से इस पे भी आपका नहीं होगा। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन है। तो इक्वेशन 1 को हम जो है, इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारी, ये वाली इक्वेशन, तो हम इसे भी आपका इस तरह से लिख लेंगे। ये इक्वेशन हमारी बन के आई, K डैश इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू F3O प्लस FH3O प्लस इंटू FA नेगेटिव अपॉन FAB। क्यों हमने इसे ऐसे क्यों लिख लिया, हमने जो KA इंटू CHA अपॉन CA की जगह हमने क्या लिख लिया, K डैश हमने क्यों लिख लिया, क्योंकि हमने भी कहा क्योंकि उनका जो है हमने उसका पीएच का कोई इस पर वेरिएशन नहीं होगा, कांस्टेंट की तरह मान लेते हैं। तो इसे हमने इस पूरे फैक्टर की जगह, जो हमारा ये वाला फैक्टर था, ये KA CHA CA नेगेटिव, इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, K डैश हमने लगा लिया। अब यहाँ से हम H3O प्लस की कंसेंट्रेशन निकाल लेंगे। H3O प्लस की कंसेंट्रेशन हमारी ये निकल के आ गई। द एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट फॉर सच रिएक्शन इज, एक्सपेरिमेंटल द रेट कांस्टेंट हम निकालने लगे तो किससे हमारा निकलेगा, रेट कांस्टेंट हमारा कैसे हो जाएगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन लें के आर इज इक्वल टू के इंटू H3O प्लस। ये H3O प्लस की क्या कंसेंट्रेशन है, हमने इससे क्यों निकाला आपका, चूंकि वो जो आपका जो है रेट हमारा कैसे निकलेगा इस तरह के रिएक्शंस का, कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, H3O प्लस की कंसेंट्रेशन के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो के आर इज इक्वल टू के क्या होगा हमारा, रेट कांस्टेंट है। अब इस H3O प्लस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। हमारी H3O प्लस की हमारी हमने कहाँ से क्या निकाली वैल्यू, ये निकल के आई। H3O प्लस की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में। तो हमारी ये निकल के आ जाएगी के आर इज इक्वल टू के इंटू के डैश FHA अपॉन FH3O प्लस इंटू FA नेगेटिव। अब यदि हमारा ये हमने सपोज किया K इंटू के डैश हमारा K नोट है, तो इसकी जगह हम K नोट की वैल्यू रख लेंगे। देन HR इज इक्वल टू K नोट FHA अपॉन FH3O प्लस इंटू FA नेगेटिव। अब दोनों साइड का इक्वेशन का लॉग ले लेंगे, ये हमारी इक्वेशन निकल के आ जाएगी। बाय यूजिंग डेबाय-हक्केल लिमिटिंग लॉ के हिसाब से ZHA इज इक्वल टू 0, H3O प्लस क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, H3O प्लस पे प्लस का 1 है, ZA नेगेटिव पे माइनस का चार्ज है, तो हमारा ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, log KR इज इक्वल टू log K नोट प्लस के 1.02 अंडर रूट म्यू। म्यू क्या है, हमारी आयनिक स्ट्रेंथ है। दस द रेट कांस्टेंट विल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, रेट कांस्टेंट भी हमारा उसी तरह से बढ़ता रहता है। ये था हमारा जो है सॉल्ट इफेक्ट। थैंक यू।